आप देख रहे हैं कि ड्रोन को गुब्बारे से ऊपर उठाया जा रहा है। यह पूरी तरह से बंद है। ये ऊपर उठना शुरू करता है। 100 मीटर, 500, 2008 किलोमीटर जमीन से ऊपर, और फिर ये अपने आप छूट जाता है बिना किसी पायलट के नियंत्रण के। यहाँ एक बात है जो पहली नज़र में दिखती नहीं। ड्रोन बैटरी से चलता है और बैटरी अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई है, 1% भी नहीं। और यही इस हथियार की सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि एक सही सलामत बैटरी के साथ सब कुछ बदल जाता है। ये जो एक छोटा सा विवरण लगता है, इस समय रूस के लिए सबसे बुरे सपनों में से एक बनता जा रहा है। लेकिन आखिरकार इतनी साधारण चीज दुनिया की सबसे महंगी वायु रक्षा प्रणाली को कैसे शर्मिंदा कर रही है? ये समझने के लिए कि ये गुब्बारा रूसी जनरलों को इतना क्यों डराता है, आपको उस समस्या को समझना होगा जिसे यूक्रेन महीनों से हल करने की कोशिश कर रहा था। पिछले कुछ हफ्तों में कब्जे वाले इलाकों में रूसी सैनिकों को आपूर्ति करने वाली सड़कें किसी जाल जैसी बन गई हैं। क्राइमिया और कब्जे वाले क्षेत्रों को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने वाले राजमार्ग मौत के गलियारे बन गए हैं। ईंधन से भरे बख्तरबंद ट्रक, आपूर्ति के काफिले एक के बाद एक लगभग आसानी से तबाह कर दिए गए। यूक्रेन इस विनाश के क्षेत्र को और भी भीतर तक धकेलना चाहता था, मॉस्को के और करीब, रूसी लॉजिस्टिक के दिल के और करीब। लेकिन इसकी एक सीमा थी और उस सीमा का एक नंबर था। यूक्रेन जो ड्रोन हमलों में इस्तेमाल करता है वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर मोटर से चलने वाले ड्रोन की एक सीमा होती है और इनकी सीमा लगभग 150 किलोमीटर के आसपास होती है। इस दायरे में सब कुछ रूसियों के लिए खतरे का क्षेत्र था, बाहर सब कुछ सुरक्षित था। यूक्रेन इसके लिए पूरी तरह तैयार था कि वह इस शब्द को हटा दे, सुरक्षित। आपको इस दबाव की गंभीरता का अंदाजा हो सके, इसके लिए फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने घोषणा की कि यूक्रेन ने मध्यम दूरी के हमलों की संख्या 4 गुना बढ़ा दी है। हाँ, 4 गुना बढ़ा दिया, सिर्फ 3 महीनों में। लेकिन चाहे उन्होंने मात्रा कितनी भी बढ़ा ली, 150 किलोमीटर की वह सीमा वही बनी रही। दुर्भाग्य से ड्रोन का इंजन कोई समझौता नहीं करता। तो यूक्रेनी इंजीनियरों ने खुद से एक और सवाल पूछना शुरू किया। सवाल यह नहीं था कि ज्यादा ताकतवर ड्रोन कैसे बनाया जाए, बल्कि मामला उससे कहीं ज्यादा चालाक था। अगर ड्रोन को टारगेट के काफी पास लाया जाए मोटर चालू करने से पहले, तो क्या होगा? और यही से ये कहानी सच में दिलचस्प होने लगती है, क्योंकि जो जवाब उन्हें मिला वो किसी हाईटेक लैब से नहीं आया था। ये एक ऐसी तकनीक से आया था जिसे सेना पहले से ही दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ये वही तरह का मोड़ है जिसे ये चैनल खोलकर समझाना पसंद करता है। तो अगर गहराई से युद्ध विश्लेषण ही तुम्हें यहाँ लाया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो आने वाला है वो सब कुछ समझा देगा। उससे पहले तुम्हें उस हथियार को जानना जरूरी है जो इस सब के केंद्र में है, और उसके पीछे जो है उसका चौंकाने वाला नाम भी। ड्रोन का नाम हॉर्नेट है। ये एक फिक्स्ड विंग हल्का विमान है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है, और यह हिस्सा बहुत मायने रखता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे अपने आप लक्ष्य खोज ले और हमला करने की क्षमता देती है। यहाँ तक कि जब रूसी नियंत्रण सिग्नल ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, एक युद्ध के मैदान में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस भरी हुई हो, यह लगभग एक अनुचित बढ़त है। लेकिन यहाँ एक खास बात है, हॉर्नेट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसे किसी सरकारी रक्षा कंपनी ने नहीं बनाया, इसे उस कंपनी ने विकसित किया जिसकी स्थापना और फंडिंग एक ऐसे नाम ने की थी जिसे आप शायद कहीं और से जानते हो। एरिक स्मिट, गूगल के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष। हाँ, वो आदमी जिसने दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन को बनाने में मदद की, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले युद्ध ड्रोन को फंड कर रहा है, और वो भी बिल्कुल खुले तौर पर। जुलाई 2025 में इन ड्रोन को यूक्रेन को देने का समझौता खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मौजूदगी में साइन किया गया था। घोषित लक्ष्य
सैकड़ों हजार यूनिट्स का उत्पादन करना था और 2026 में इसे और भी बढ़ाना था। हॉर्नेट ने अपनी काबिलियत इतनी जल्दी साबित की कि अमेरिकी सेना ने भी इसके साथ ट्रेनिंग शुरू की। लिथुआनिया, पोलैंड और अफ्रीका में अभ्यास के दौरान जर्मनी, यानी यह कोई प्रायोगिक प्रोटोटाइप नहीं है। ये हथियार पहले परखा, बड़े पैमाने पर बनाया और सिलिकॉन वैली के पैसे से फंड किया गया है। लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा हथियार भी दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी उस सीमा से आगे नहीं जा पा रहा था, 150 किलोमीटर। इस सीमा का हल ड्रोन में नहीं था। ये एक ऐसे ब्लाइंड स्पॉट में था जिसके बारे में खुद रूस को भी पता नहीं था। इस ब्लाइंड स्पॉट को समझने के लिए आपको रूसी वायु रक्षा के काम करने का तरीका जानना होगा। यह परतों में काम करती है जो ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित होती है। नीचे जमीन के पास लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक मशीन गन और स्वचालित तोपें ये नीचे उड़ने वालों के खिलाफ असरदार हैं। थोड़ा और ऊपर लगभग 3 किलोमीटर तक इंटरसेप्टर ड्रोन। दूसरे ड्रोन का शिकार करने के लिए इनका इस्तेमाल अब और ज्यादा होने लगा है। और उसके ऊपर, खैर वहां मामला बदल जाता है। 3 किलोमीटर से ऊपर रूस के पास लगभग एक ही विकल्प है, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, बहुत महंगी। इन्हें पैंटसिर, थोर, S-300 और मशहूर S-400 जैसे सिस्टम्स से दागा जाता है। ध्यान दे, मैंने अभी क्या बताया? नीचे सस्ती हथियारें, ऊपर बहुत महंगे मिसाइल हैं। लेकिन दोनों पट्टियों के बीच एक खाली जगह है, एक ऐसी ऊंचाई जहां सस्ती हथियार नहीं पहुंच सकते और जहां करोड़ों डॉलर के मिसाइल खर्च करना एक बेवजह की बर्बादी है। एक खालीपन, दुनिया की सबसे ज्यादा सराही जाने वाली वायु रक्षा के बीच में। और स्पष्ट सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो इस खालीपन में बिना कोई अलार्म बजाए उड़ सकता है? जवाब वही है जो आपने शुरू में देखा, गुब्बारा। 8000 मीटर की ऊंचाई पर ड्रोन ले जा रहा गुब्बारा लगभग अदृश्य सा दिखता है। हॉर्नेट बिना इंजन के बहुत कम रडार रिफ्लेक्शन और लगभग कोई गर्मी नहीं बनाता। और गुब्बारे की बात करें तो वो भी उतना ही गुप्त है, शायद उससे ज्यादा। वह चुपचाप ऊपर उठता है, बादलों को पार करता है और एक पूर्व निर्धारित ऊंचाई पर अपने आप ड्रोन को छोड़ देता है। ये ऊंचाई के कारण हो सकता है, या नक्शे पर किसी सीमा के कारण जिसे वो पार करता है, या बस टाइमर के कारण बिना किसी ऑपरेटर के बटन दबाए। और फिर हॉर्नेट ठीक वही करता है जो आपने देखा। यह खुद स्थिर होकर बिना बैटरी खर्च किए ग्लाइड करने लगता है। जब आखिरकार वो मोटर चालू करता है लक्ष्य के पास, तब भी उसके पास लगभग पूरी बैटरी बची होती है। मैंने शुरुआत में जो कहा था, याद है? बैटरी पूरी तरह सही रहती है। यही चीज ड्रोन की रेंज को दोगुना कर देती है और कभी-कभी उससे भी ज्यादा बढ़ा देती है। और रूस के लिए इसमें मजाकिया बोनस भी है। ऐसा गुब्बारा गिराना आसान नहीं है। ये पार्टी के गुब्बारे जैसा नहीं जो सुई से फट जाए। आपको अंदाजा देने के लिए 1991 में कनाडा ने मौसम के गुब्बारे पर करीब 1000 गोलियां चलाई थी, लेकिन वो नहीं गिरा। 8000 मीटर ऊंचाई पर छेद होने पर भी गैस इतनी धीमे निकलती हैं कि गुब्बारा कई दिन में नीचे आता है। इतना समय ड्रोन के मिशन के लिए पर्याप्त है। लेकिन रूस के पास एक आखिरी चाल थी। आखिरकार उसके पास इतनी ऊंचाई तक पहुंचने वाले मिसाइल हैं। सिर्फ मिसाइल दागना काफी होता, और यहीं पर असली समस्या सामने आई, जिसे मॉस्को में कोई भी हल नहीं कर सकता था। मान लीजिए रूस उस गुब्बारे को ढूंढ लेता है और वो उसे निशाना भी बना ले और उसे गिराने के लिए मिसाइल दाग दे। तकनीकी रूप से ये काम करता है, पर व्यवहार में ये वित्तीय आपदा है, क्योंकि अब वो नंबर आ गया है जिसे मैं शुरू से छुपा रहा था। S-400 जैसे सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत
हर प्रक्षेपण पर सैकड़ों हजार से लेकर कई मिलियन डॉलर तक होती है। वही गुब्बारा, ड्रोन और गैस मिलाकर कुल खर्च कुछ 8 से 20 हजार डॉलर के बीच आता है। अब इसकी तुलना दूसरी तरफ से करो। इन्हें गिराने के लिए रूस को इतने महंगे मिसाइल दागने पड़ते हैं जिनकी कीमत एक आलीशान बंगले जितनी है, और फिर भी सफलता की गारंटी नहीं होती। या कई बंगले, इसे दर्जनों हमलों से गुणा कर लो, सैकड़ों से, और आप समझ जाएंगे कि ये क्यों टिकाऊ नहीं है। और भी है, रूस का मिसाइल भंडार अनंत नहीं है और थकावट के स्पष्ट संकेत हैं। खुली स्रोतों से संकेत मिलता है कि रूस ने युद्ध के दौरान पहले ही S-400 की 40 से अधिक बैटरियां खो दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मॉस्को ने तुर्की को बेचे गए सिस्टम को फिर से खरीदने की कोशिश की और भारत के साथ पहले से तय डिलीवरी को टाल दिया। कुछ हमलों में तो निर्यात के लिए चिन्हित मिसाइलें भी देखी गई, यानी वे मिसाइलें जो रूसी इस्तेमाल के लिए बनी ही नहीं थी। इनमें से हर एक संकेत अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक साथ ये दिखाते हैं कि रूसी भंडार वाकई में दबाव में है। अब मैंने अभी तक जो कुछ भी कहा है उसे सब एक साथ जोड़ लो। हमारे पास इतना सस्ता हमला है जितना एक पुरानी कार, ऐसी रक्षा के खिलाफ जिसकी हर फायरिंग पर करोड़ों खर्च होते हैं, जो स्टॉक से चल रही है, जो अब खत्म हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी रक्षा के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास इसके लिए तकनीक नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि हिसाब मेल नहीं खाता। गणित यूक्रेन के साथ है। अब उस एकमात्र गुब्बारे को जो आपने शुरुआत में देखा था उसे 1000 से गुणा करें, क्योंकि लगभग यही है जो यूक्रेन हवा में भेज रहा है। 2025 के अंत से अब तक 1000 से ज्यादा गुब्बारे अलग अलग उद्देश्यों के लिए रूसी क्षेत्र में छोड़े जा चुके हैं। अब हॉर्नेट ले जाने वाले वेरिएंट के साथ रूसी क्षेत्र का हर पहले सुरक्षित दिखने वाला किलोमीटर अब सुरक्षित नहीं रहा। और ये कोई सिद्धांत नहीं है, हॉर्नेट पहले से ही जंग में है। अभी यूक्रेनी नेशनल गार्ड के अजो का पहला कोर ने रूसी आपूर्ति मार्गों पर इन ड्रोन के नियमित इस्तेमाल की पुष्टि की है, और पायलटों का कहना है कि वे मोर्चे की रेखा से 160 किलोमीटर पीछे तक सड़कों की गश्त करते हैं, डोनेट्स्क के कब्जे वाले शहर के ऊपर उड़ान भरते हैं, जो फ्रंट से 50 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। 10 जून को उसी कोर के 26 ड्रोन ने मारियुपोल बंदरगाह पर हमला किया। इसका नतीजा ये हुआ कि वहां ब्लैकआउट हो गया। ईंधन टैंक, बिजली की सबस्टेशन, रडार उपकरण और यहां तक कि कंट्रोल टावर भी निशाना बने। एक ही हमले में शहर ने अपने लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में अपनी अधिकांश क्षमता खो दी। 5 दिन पहले यानी 5 तारीख को क्रीमिया को सप्लाई देने वाली ट्रेन लाइनों की बारी थी, और प्रायद्वीप के लिए एक मुख्य सैन्य मार्ग जिसे नोवोरोसिया कहा जाता है, वहां रूसी ट्रैफिक अचानक गिर गया। गिरावट 71% तक पहुंच गई। और जानते हैं इसका कुल मिलाकर क्या असर हुआ? क्रीमिया में रूस द्वारा 2014 में प्रायद्वीप पर कब्जा करने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा ईंधन संकट। और क्रेमलिन, जो शायद ही कभी कमजोरी स्वीकार करता है, उसे सार्वजनिक रूप से समस्या की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब तक आपने जो कुछ भी देखा वो सब ड्रोन से किया गया था, और गुब्बारे सिर्फ अगला कदम है। ये वही समाधान है जिससे ये हॉर्नेट और भी गहराई तक और भी सस्ते में उन लक्ष्यों तक पहुंच सकता है जिन्हें रूस ने सोचा था कि वे उसकी पहुंच से बाहर हैं। देखो, मुझे कहना पड़ेगा कि ये कहानी अभी खत्म होने से बहुत दूर है। जैसे जैसे यूक्रेन उत्पादन बढ़ा रहा है और तकनीक को बेहतर बना रहा है, संभावना है कि आने वाले महीनों में हम इन प्रक्षेपण गुब्बारों को और भी ज्यादा बार लड़ाई में उतरते हुए देखेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम इस युद्ध के हर बदलते अध्याय को कवर करेंगे, जिसे कोई सैन्य मैनुअल
नहीं भाप सकता। लेकिन शायद इस वीडियो का सबसे बड़ा सबक ना तो यूक्रेन के बारे में है और ना ही रूस के बारे में। यह एक भ्रांति के बारे में है। ये भ्रांति है कि अधिक खर्च करने से अधिक सुरक्षा मिलती है। रूस ने दशकों और अरबों लगाकर आसमान में एक दीवार बनाई है और यूक्रेन ने, देखिए, पिछले दरवाजे को ढूंढ लिया। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं? ऐसी विषमता के सामने क्या अब भी किसी देश के लिए विशाल रक्षा प्रणालियों पर अरबों खर्च करना सही है? या फिर युद्ध का भविष्य उसी का है जो सबसे सस्ता, सबसे सरल और सबसे रचनात्मक हो? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। मैं सभी टिप्पणियां पढ़ता हूं। अगले वीडियो तक मिलते हैं।